हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और सारा चीज़ मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि वैदिक सभ्यता था क्या। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि वैदिक सभ्यता क्या था। तो वैदिक सभ्यता आर्य लोगों जो है वो जो आर्य लोगों ने जो सभ्यता शुरू किया था उसे कहा जाता है। ठीक है, आर्य लोगों ने शुरू किए गए सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये भारत का मैप, ठीक है, ये देख रहे हैं। और इस जगह में सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इस जगह में था। तो सब सिंधु सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो उसके बाद आर्य लोग इस जगह में आके बस गए थे। ठीक है, तो ये आर्य लोग जो सभ्यता जो चलाए थे, जो सभ्यता उन लोग के द्वारा शुरू किया गया था, और उसी को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, और इस आर्य लोग के बारे में ये कहा जाता है कि आर्य लोग बड़े बड़े अलग अलग विद्वान जो रहे थे, तो उनका अलग अलग मान्यता था। वे लोग कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार ये कह रहे हैं कि आर्य लोग बाहर से आए थे। तो कुछ लोगों का यह भी कहना था कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे, यानी कि भारत के ही रहने वाले थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये भारत के ही थे या दूसरे देशों से आए थे। ठीक है, और आगे जान लेते हैं। आर्य प्रजाति जो कि वास्तव में एक भाषाई समूह है, भारत में बाहर से आई हुई मानी जाती है, लेकिन ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये बाहर से आई थी या फिर भारत के ही रहने वाले थे। ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वैदिक सभ्यता का अध्ययन के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में क्या है, एक है पूर्व वैदिक काल, उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल उस समय को कहा जाता है, क्योंकि नाम इसलिए वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, और ये समय माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच को। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि जो चार वेद आप जानते हैं, तो चार वेद में जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना भी इसी का समय में हुई थी। तो दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल उस समय को कहा जाता है जब बाकी के तीन वेदों की इस समय में रचना हुई थी, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सारे वेदों की रचना इसी समय में हुई थी, और इसका समय माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को। तो इस तरह से वैदिक सभ्यता का अध्ययन के लिए दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। आगे जानते हैं कि आर्य सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आकर बसे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी हमने पहले ही बताया कि आर्य तभी आए जब सिंधु सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो अब उसी जगह पर आर्य लोग आके बस गए। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग जगहों का नाम पड़ गया, और ये नाम जो है ना सिंधु और उनके 6 सहायक नदियों के कारण पड़ा था। इन क्षेत्र की सातों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। आप लोगों ने नदी का नाम सुना होगा, जैसे सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सारी नदियाँ इसी जगह में हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखा दूँ तो किस जगह मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस जगह में जो कि यहाँ पे आप पाकिस्तान है, इस जगह में जो 5 नदियाँ बहती है, सिंधु, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये और इस 5 नदियाँ और भी 2 नदियाँ जो कुल 7 नदियाँ हैं। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि वैदिक काल में ही कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख होता है। यानी कि विवाह जो है कुल 8 प्रकार के उस समय में होते थे। 8 प्रकार के बारे में मैं बाद में अभी कभी आप लोग को बता दूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि जितने प्रकार के विवाह के बारे में आप जानते हैं सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता की राजनीतिक ढांचा। तो यहाँ का राजनीतिक ढांचा किससे था? देखिए यहाँ की राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयाँ थी। तो 5 इकाइयाँ जो समाज थी वो, उसमें पहला आता है गृह, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र आता था। इसमें सबसे छोटा इकाई होता था गृह यानी कि घर यानी परिवार, और उसके बाद बड़ा इकाई क्या होता है? राष्ट्र, यानी कि आप कह सकते हैं राज्य। ठीक है, तो गृह सबसे छोटा इकाई होता है। परिवार होता था, परिवार जो एक छत के नीचे जो भी लोग रहते वो परिवार होते थे। ठीक है, और परिवार में क्या होता था? परिवार में जो मुखिया होता था वो पिता होता था, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते थे वो मुखिया होता था। ठीक है, जनरली यहाँ के परिवार होते थे पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, यानी कि पिता का जो संपत्ति होता था वो बेटों तक जाता था। ठीक है, उसके बाद
यहाँ देखिए राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था। वंशानुगत का अर्थ ये हुआ कि जब एक राजा बनने के बाद वो राजा मर जाएगा तो उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बाद बेटा ही राजा बनेगा, यानी एक ही फैमिली के एक ही वंश का ही शासन चलता रहता था। उसके बाद राजा पुरोहित तथा अन्य पदाधिकारियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। जो राजा जो है प्रशासन चलाता था पुरोहित और अन्य अधिकारियों के साथ मिल करके, ठीक है। और यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसको चलिए समझते हैं। तो ऋग्वेद का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 तरह के वर्ण मिलते थे, जो कि पहला है वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन लोग होते थे? ब्राह्मण वे लोग होते थे जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ है ना। और क्षेत्रीय लोग वे लोग होते हैं जो युद्ध करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, यानी कि सैनिक लोग को कह सकते हैं। उसके बाद है वैश्य। वैश्य वे लोग होते हैं यानी कि जो किसान और व्यापारी लोग वैश्य में आते हैं। उसके बाद आखिर में बचता है शूद्र लोग। शूद्र लोग होते हैं सेवक लोग, जो सेवा करता है, यानी कि गुलाम लोगों को। तो ये इस तरीके से 4 वर्ण में समाज विभक्त था। आगे देखते हैं, समाज का यह वर्गीकरण आनुवांशिक न होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। यानी कि आदमी जो भी काम करता था उसी के हिसाब से उसका समाज का वर्गीकरण होता था, ठीक है। आप जो भी काम करेंगे, और इसमें इस तरह का था कि जो जिस परिवार में कोई बच्चा पैदा होता था उसके पिता जो काम करते हैं उसके बच्चे भी वही काम करते थे, यानी कि जो पारिवारिक काम को ही उसका वंश आगे बढ़ाता था, ठीक है। इस युग में एक विवाह का प्रचलित था और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। यहाँ पर जनरली एक विवाह होते थे, तो नॉर्मल आदमी एक विवाह करते थे, राजा बहुविवाह करते थे। इसके बाद यहाँ पर कम उम्र में विवाह नहीं होता था। ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति भी सम्मानजनक थी, यानी कि पुरुषों के साथ मिलकर के काम करते थे और परिवार को ये चलाते थे। लोग जो है ना मिट्टी और घास फूस के बने हुए घरों में रहते थे। तो ये रहा यहाँ के सामाजिक स्थिति। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।